हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सौरभ सर। यार जो आज का जो टॉपिक है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई पेपर नहीं बना सीबीएसई का जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए टू जेड सारे क्वेश्चन देखेंगे, या सीबीएसई लेवल तक से लेके आईआईटी लेवल तक सारे क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे टॉपिक को और करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन वीडियो में मिस हो जाएंगे यार नेट पे जाना, गूगल करना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। जो नहीं होता है मेरे पेज पे जाओ फिजिक्स बाय सौरभ सर, वहां पे अपने क्वेश्चन जो भी है वहां पर पोस्ट करो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको सारे रिप्लाई मिल जाएंगे। तो यार ध्यान से देख लेना, कॉपी पेन निकाल लो, नोट करते रहना, अपने मन मन में बार बार रिपीट करते रहना जो भी बात बोल रहा हूँ। नहीं करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब बेकार है यार। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक शुरू करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यार देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले ना हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, वो है एरिया वेक्टर। तो यार देखो, हम अभी तक जो पढ़ते आए थे एरिया, जो हम सिंपल एरिया निकालते हैं, जैसे कि एक स्क्वायर है, मैं बोलता हूँ आप स्क्वायर का एरिया निकालो, तो आप इसकी साइड ए है तो आप बोलते हो ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया एरिया का। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया स्केलर नहीं होता है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आप हैरान हो रहे होंगे, मुझे पता है ये बात, एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड तो बचपन से निकाल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, 1 रुपए की भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैग्नीट्यूड किस तरफ होता है इसका? मान लो मैं एक ये पेपर ले लेता हूँ, मेरे पास एक पेपर है रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। इसका अगर अब मैं एरिया बोलूंगा, मैग्नीट्यूड लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर लोगे, सिंपल है। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन पूछूंगा, डायरेक्शन किस तरफ होती है, तो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर। अब वो ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, आपके पास छूट है। आप अपनी मर्जी से ऊपर या नीचे इसकी डायरेक्शन को ले सकते हो, लेकिन राइट एंगल पे, हमेशा राइट एंगल पे। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैंने इस बोर्ड को मान लिया है अपना रेक्टेंगल, मान लो एक रेक्टेंगल 2D फिगर है ये 2D, और इसका मैं एरिया वेक्टर निकालना चाहता हूं, तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? या तो आपकी तरफ होगा, ठीक है, या इस दीवार के पीछे की तरफ होगा, यानी इस बोर्ड के पीछे की तरफ होगा। वो मेरी मर्जी है, मैं ले सकता हूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने एक इस प्लेन में बनाया है ऐसा, ठीक है। ये इस प्लेन में बनाया मैंने, इस प्लेन में, जैसे मैंने अभी एक पेपर रखा था इस प्लेन में बनाया, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? या तो इसका एरिया वेक्टर होगा, इसको हम बोलते हैं एन कैप। तो देखो, आपको पता है वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, कभी भी किसी भी चीज की हमें डायरेक्शन शो करनी होती है ना, तो हम उसकी कैप से करते हैं। तो मैंने एन कैप ले लिया। क्या ले लिया? एन कैप। या फिर नीचे की तरफ बना सकता हूं, ये हो गया मेरा नीचे, एन कैप हो गया। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता ही है, सीधा एरिया का जो फॉर्मूला होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, अगर मैंने आपको दे दिया कुछ और, सर्कल दे दिया, तो अगेन ये भी एक 2D फिगर है, इसका भी एरिया वेक्टर कहां बनेगा? या तो इधर या तो इधर। मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करना सिखा रहा हूं, एन कैप से करनी है इसकी रिप्रेजेंटेशन। मर्जी है यार, किसी चीज का भी कैप ले लो, बट फिलहाल हम यहाँ पर एन कैप लेंगे ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये 2D फिगर की बात कर रहा हूँ। 2D फिगर में आपके पास ऑप्शन है ऊपर नीचे कहीं पर भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है यार। चलो, अब 2D फिगर सिंपल है। अब 3D फिगर की बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास स्क्वायर था, तो स्क्वायर की अगर मैं 3D फिगर ले लूं, क्यूब बनेगा। तो क्यूब में अगर मुझे एरिया वेक्टर्स बनाने हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, ये हमारा क्यूब आ गया। क्यूब में कितने फेस है हमारे पास? 6 स्क्वायर्स होते हैं, 6 स्क्वायर से मिलकर हमारा एक क्यूब बनता है। अब यानी इसमें 6 एरिया वेक्टर होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हर सरफेस के लिए एक एरिया वेक्टर है, तो हम 6 के लिए 6 बनाएंगे। तो देखो, अगर मैं इस ऊपर वाले की बात करता हूँ, ये जो ऊपर है, मतलब जो आपका जो रूम में आप बैठे हो उसकी छत ले लो आप, तो अब आप कहोगे यहाँ पे भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ऊपर जो आपकी छत के ऊपर बाहर की तरफ जाएगा आसमान की तरफ, और एक नीचे जो आपकी तरफ आएगा ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन ध्यान रखना, जब हम 3D फिगर का एरिया वेक्टर बनाते हैं मेरे दोस्त, तो हमेशा बाहर की तरफ एरिया वेक्टर लेना है। बाहर की तरफ मतलब इस सरफेस के लिए हम लेंगे ऊपर n1 कैप, ठीक है। ये जो सरफेस है ये वाला, इसके लिए लेंगे बाहर की तरफ, अंदर नहीं जाना है। क्लोज सरफेस आ गया आपके पास, तो हमेशा एरिया वेक्टर कहां जाएगा? बाहर। अगर आप कमरे में बैठे हो तो आपके कमरे का जो हर सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो आपके कमरे से बाहर की तरफ होगा, आपकी तरफ नहीं, आपसे बाहर की तरफ होगा, ठीक है। मान लो नीचे ये हो गया मेरा n3 कैप, ये हो गया मेरा n4 कैप, ठीक है। और ये जो सामने जो दिख रहा है इसका कहां होगा? बाहर की तरफ। तो इसको भी ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, n5 कैप, और पीछे वाले का n6 कैप। तो मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात है, अभी सिर्फ आपको इतना सिखा रहा हूं कि एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है। सिंपल है, आपको कोई भी सरफेस दिखा, उसके आउटसाइड बाहर की तरफ परपेंडिकुलर आप एक एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो आप बना सकते हो। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि एरिया एक वेक्टर होता है, एक स्केलर नहीं होता। मैग्नीट्यूड आप जानते थे, डायरेक्शन करनी मैंने आपको सिखा दी। ये हमने क्यूब की। चलो आना सिलेंडर की। ये आपके पास एक सिलेंडर है,
अब इसके सरफेस वेक्टर्स आपको बनाने हैं, एरिया वेक्टर आपको बनाने हैं, तो ध्यान से देखो कितने एरियाज हैं, 1 2 और एक ये कर्व सरफेस एरिया, 3 सरफेस से मिलकर हमारा सिलेंडर बनता है। तो देखो अब मैंने सिखाया था अंदर तो जाएगा नहीं, इसका किधर बनेगा परपेंडिकुलर, N1 कैप, इसका N2 कैप और दोस्त इसका N3 कैप। बनाना चाहो तो इधर भी बना सकते थे, बट वो एक ही सरफेस है तो मैंने ऊपर बना दिया। तो देखो इन सबका भी जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ बन रहा है। तो आपने एक बात सीख ली, एरिया वेक्टर जब भी आप ड्रॉ करोगे हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और हमेशा आउटसाइड होगा। कहां होगा, आउटसाइड होगा। मैं होप करता हूं आपको ये एरिया वेक्टर का टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। अब आपको जो फ्लक्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। फटाफट नोट कर लो यार, चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यार देखो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो क्या होता है। तो यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अभी इसकी डेफिनेशन देखते हैं, पहले समझ लो। मैंने एक कोई आर्बिट्ररी कोई भी एक सरफेस ले लिया है, ठीक है, और यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में ले ली है, ठीक है। मान लो मैं एक छोटा सा सेगमेंट लेता हूं इस सरफेस का, एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया मैंने इस सरफेस का। अब मैंने आपको सिखाया इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया मैंने एन कैप, बहुत बढ़िया। और अब इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। अगर मैंने एक छोटा सा सरफेस लिया है तो इसका मैग्नीट्यूड लेट कर लेते हैं हमारे पास, डी ए ले लो या डी एस ले लो, ठीक है। तो इसका जो छोटा सा पैच जो मैंने लिया है एक 2D सरफेस का, इसको हैंकी भी मान सकते हो आप, या घर पे साफ करने वाला कपड़ा या आपका तौलिया, कुछ भी मान लो। तो मैंने ले लिया और हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से पास कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बना दी, ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले ली ई वेक्टर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करता है फाई ई को। तो फ्लक्स क्या होता है, फाई, और इलेक्ट्रिक है तो ई लगा दिया, फाई ई। ये कहता है फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ई वेक्टर और जो एरिया वेक्टर है, मतलब ये दोनों मिला के ही तो एरिया वेक्टर बनेगा, क्योंकि ये तो वेक्टर जो एरिया है उसकी डायरेक्शन है और ये जो एरिया उसका मैग्नीट्यूड है, तो दोनों को मिला के ये एरिया बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों मिलके पूरा एरिया वेक्टर बन जाएगा, डीएस वेक्टर। तो ई डॉट डीएस, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो होता है उसका डॉट प्रोडक्ट है। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस हमने लिया है उसका जो एरिया वेक्टर है पूरा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये तो अभी मैंने एक छोटे पैच से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है। अगर मुझे पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो मैं छोटे छोटे पैचेस लेकर सबको ऐड कर दूंगा, यानी इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इंटीग्रेट जब मैं करूंगा, ये छोटा फ्लक्स है तो हमें जो फाई मिलेगा वो पूरा बड़ा फ्लक्स मिलेगा, पूरे सरफेस की वजह से फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना है तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, पासिंग थ्रू गिवन एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो करना। तो फ्लो कौन कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। और ध्यान रखना, एरिया मस्ट बी कंसीडर्ड एट राइट एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो एरिया होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के राइट एंगल पे होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस बात को भी देखेंगे, क्योंकि जो हम बात बोलते हैं उसका एग्जांपल देखना बहुत जरूरी होता है। तो उसका एग्जांपल देखेंगे। तो एक बार फिर से समझ लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। मैंने एक हैंकी ले लिया, हैंकी का जो एक छोटा सा पैच लिया जिसका एरिया डीएस था, उसकी जो डायरेक्शन जो वेक्टर है वो एन कैप है, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो फ्लक्स डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डीएस का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सिंपल है। तो ये डी फाई मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि छोटे पैच का है। अगर मुझे पूरे का निकालना है तो मैं इसको सिंपल इंटीग्रेट करूंगा और मुझे बड़ा फ्लक्स मिल जाएगा, क्योंकि देखो एरिया में मैंने डीएस ही लिया है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला आ गया। तो यानी फॉर्मूला होता है डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस, ठीक है, छोटे फ्लक्स का। बड़े फ्लक्स का लिखोगे तो सीधा फाई इक्वल टू ई डॉट एस लिखोगे।
इट इज डिफाइंड एज द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, मतलब इस एरिया से कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसे ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, क्योंकि फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो, फ्लो करना। और एक कंडीशन है कि जो एरिया होगा हमारे पास वो हमेशा राइट एंगल पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ये इसका क्या मतलब है, मान लो आप अपने कमरे में बैठे हो और आपको उस कमरे से बाहर जाना है, ठीक है, मान लो ये आपका गेट है, अब आपको उस गेट को क्रॉस करना है, तो हम इस गेट को कब क्रॉस कर पाएंगे, जब हम इसके पैरेलल चलेंगे या परपेंडिकुलर चलेंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आपको गेट को क्रॉस करना है तो आप गेट के परपेंडिकुलर चलोगे, अगर गेट ऐसे है तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा। कभी भी आप गेट के पैरेलल चल के गेट को क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो भी वही बोल रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किसी एरिया को क्रॉस करना है तो ऑफ कोर्स सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरिया के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। अगर लाइंस पैरेलल जाएंगी तो एरिया को कैसे पास करेंगी, तो परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा, तभी वो क्रॉस करके एरिया से बाहर निकल पाएंगी। तो ये कहानी है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। अब इसको नोट कर लो फटाफट। ये तो मैंने हैंकी लिया था, अब मान लो मैं एक थैला ले लू, मान लो अब मैं एक थैला ले लेता हूं, ठीक है ना, जिसमें आप आलू छोले लाते हो, जो भी लाते हो, मैंने एक थैला ले लिया, ठीक है, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई ले ली, ठीक है। अगेन मैंने एक छोटा सा एरिया वेक्टर डिफाइन कर लिया और इसका मैग्नीट्यूड ds है, तो डी फाई इक्वल टू क्या लिखूंगा, अगेन ई डॉट ds वेक्टर, ठीक है। अब मुझे इस पूरे सरफेस का निकालना है, मतलब थैला है, थैले को बंद कर दो और सोचो अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है या फिर वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो, चलो चार्ज को छोड़ो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से जा रही है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां से पास करेंगी, तो पूरे सरफेस का चाहिए मुझे, तो मैंने तो जो फाइल लिखा है एक छोटे से सरफेस के लिए लिखा है। अब ऐसे ही कई सारे पैचेस से मिलकर बना होगा वो 3D सरफेस हमारा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो डी फाई को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, तो इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा जो फाई आएगा वो आएगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। अब आप कहोगे इंटीग्रेशन तो ठीक है, इसके ऊपर सर्कल क्यों लगा दिया, क्योंकि मैंने अभी बताया आपका जो पोटैटो बैग है या फिर आपका जो वो छोले का बैग है या फिर वो चावल का बैग है वो बंद है, तो ये क्लोज सरफेस के लिए हम लगाते हैं इंटीग्रेशन, हम क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं, फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज सरफेस के लिए तो आपको एक बात समझ में आ गई है, हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स क्या होता है, द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ds, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ds हमारा एरिया वेक्टर है। होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। अब जब फॉर्मूले का यूज करना देखोगे ना, एग्जांपल्स देखोगे बहुत सारे, तब आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। तो अभी हम देखेंगे उसको, फटाफट नोट कर लो, चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारा ई डॉट ds है, तो ये डॉट प्रोडक्ट, अब देखो यार, ये देखो, ये फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो जो फाई होता है हमारा क्या होता है, ई डॉट ds, तो हम लिख सकते हैं ई का मैग्नीट्यूड ds का ई डॉट s हो जाए, हाँ, ई का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे हम cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो यहाँ पर cos थीटा आता है, ठीक है। मान लो मैं 3 केस बना मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये सबसे बेसिक एग्जांपल है, इसको देख लो। मैं यहाँ पे 3 केस बना रहा हूं, एक ऐसा एक सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है, 2, ठीक है, तीसरे के लिए जगह बची नहीं, तो मैंने एक एंगल भी बना दिया, ठीक है। देखो ये जो सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो ये सरफेस भी मैंने ऐसे रख दिया। पहले केस में मैंने सरफेस को ऐसे रखा है, दूसरे केस में मैंने सरफेस को ऐसे रखा है, और तीसरे केस में मैंने सरफेस को किसी एंगल पे रख दिया। पहले केस में परपेंडिकुलर ऐसे रखा है, दूसरे केस में ऐसे रखा है, और तीसरे केस में किसी एंगल पे रख दिया। अब देखो होगा क्या। अब मैंने आपको सिखाया था इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा, बिल्कुल सीधा है ये, तो इसका एरिया वेक्टर हम मान लेते हैं इधर, तो ये हो गया एन कैप, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर कहां बनेगा, एन कैप, और इसका एरिया वेक्टर क्या बनेगा, क्योंकि ये जो कि एंगल कुछ एंगल पे टिल्ट हो रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब तीनों केस में फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बड़ा ही सिंपल है। क्या होता है, यहां पे हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फिक्स लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, ई डॉट एस, सिंपल। तो फाई क्या होता है,
ई डॉट एस। तो ई का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या होता है भाई? ये थीटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ध्यान रखना, ये थीटा क्या होता है? ये जो थीटा होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो एरिया वेक्टर और ई के बीच में कितना एंगल है? एरिया वेक्टर हमारा किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। और ई भी हमारा किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो एंगल कितना है? 0। तो cos 0 क्या होता है? 1। तो फाई की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी E इंटू एस। तभी मैंने बोला था कि जो हमें सरफेस रखना है वो इसके परपेंडिकुलर रखना है। परपेंडिकुलर रखने से होगा क्या? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल है वो 0 हो जाएगा। एक बार फिर से, जब मैं एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर रखता हूं लाइंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, उससे फायदा ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो जाता है। परपेंडिकुलर रखने से एंगल 0 हो जाता है। इस वजह से हमारा जो फ्लक्स है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है। देखो अब पैरेलल रखने से क्या हुआ? पैरेलल रखने से प्रॉब्लम ये हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही थी लेकिन एरिया वेक्टर इधर था, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 90। और cos 90 0 होता है, इसलिए फ्लक्स 0 हो गया। देख रहे हो, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एक ही प्लेन में आ गया, यानी कि अगर मैं बोलूं ये मेरा सरफेस है और इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप क्या बोलोगे? फ्लक्स कितना होगा? 0। ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि फ्लक्स कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको क्रॉस करने के लिए परपेंडिकुलर आना पड़ेगा, लेकिन वो तो पैरेलल है। ये बोलेंगे। तीसरे केस में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कुछ एंगल बन गया। देख रहे हो, एन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो भैया कुछ एंगल बन गया थीटा। तो कुछ एंगल बन गया है, तो एक बात बताओ, ठीक है, एंगल बन गया है, तो हम यहां पर जो फ्लक्स है वो क्या लिखेंगे? यही फॉर्मूला लिख देंगे, ई का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। तो यहां पर भी फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन एंगल पे डिपेंड करेगा। जो एंगल होगा हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर 30, 60 जो भी होता है उस एंगल को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैं होप कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा। तो परपेंडिकुलर रखने का रीजन ये था, पैरेलल रखने से ये हुआ, और एट एन एंगल थीटा ये। तो ये तीनों केस थे। इन तीनों केस से आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एंगल देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एन के बीच में। और एन कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूं, तो कितना ही सिंपल है। ठीक है, फटाफट नोट करो यार, और बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, आपका बेसिक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलो, हाँ जी, तो आप लोगों ने देख लिया फ्लक्स क्या होता है हमारे पास। फ्लक्स होता है हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस और जब डॉट हटता है तो थीटा आता है, कॉस थीटा। वो जो थीटा होगा वो किसके बीच में एंगल होगा? ई और एस के बीच में एंगल होगा। आपने देख लिया। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर है। अभी आपने वो एक क्वेश्चन देखा था पीछे, आपको होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्वेश्चन में हमें फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स। इसमें बोल रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, इज ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, इज ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या है? ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? इधर जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी, हमें फ्लक्स पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, इस सिलेंडर में फ्लक्स किसकी वजह से कंट्रीब्यूट होगा? देखो, एक इस सरफेस की वजह से, जिसको मैं 1 बोलता हूँ, एक इस सरफेस की वजह से 2, और एक ये कर्व सरफेस एरिया जिसको मैं 3 बोलता हूँ। तो आपको करना क्या है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखना है। तो एरिया वेक्टर बनाओ, इसका मैंने अभी स्टार्टिंग में सिखाया था। इसका हो गया एन कैप, या फिर हम ये हो गया N1 कैप, ये हो गया हमारा N2 कैप, और ये हमारा हो गया यहाँ पर N3 कैप। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है फाई, हम उसमें विदाउट इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल फिगर है, सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई डॉट एस, ई डॉट एस। ठीक है, अब ये जो फाई है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ई डॉट एस एक इस पे लगेगा, ई डॉट एस इस पे लगेगा, और एक ये ई डॉट एस इस पे लगेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू फाई ड्यू टू 1 प्लस फाई ड्यू टू 2 प्लस फाई ड्यू टू 3। तो फाई इक्वल टू फाई ड्यू टू 1 किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? इधर, और एरिया वेक्टर किधर है? इधर। तो थीटा कितना हो गया? 180। तो हम लिखेंगे ई का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, कॉस 180। बहुत बढ़िया, समझ आ गया। फिर लगाएंगे प्लस। अब इस सेकंड के लिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो हम लिखेंगे ई का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, कॉस 0, प्लस इसके लिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ई का मैग्नीट्यूड
ठीक है, इसका सरफेस मैंने S1 ले लिया, इसका सरफेस S2 और इसका सरफेस S3 और ये हो जाएगा cos 90। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे cos 180 -1 होता है तो ये बन गया ES1, ये बन जाएगा cos 01 ES2, ठीक है, और ये cos 90 0 तो ये हो गया 0। अब जैसा आप देख पा रहे हो S1 का मैग्नीट्यूड S2 के मैग्नीट्यूड का जो एरिया है वो बराबर होगा, क्योंकि दोनों जो सर्कल है वो सेम ही होंगे, रेडियस है ना सिलेंडर, तो तो ES1 ES2 बराबर हो गया, तो ये जो वैल्यू है कट जाएगी और आपको फाई मिल जाएगा 0। ठीक है, तो देखो हमने सिलेंडर से हमने फाई क्या निकाला 0। फाई 0 क्यों आ रहा है ये देखो, देखो जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है यहाँ पर, यहाँ चार्ज कहीं पर भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से आ रही है, तो जितनी इस फाई 0 का मतलब है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है, लाइंस अंदर आ रही है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी अंदर आ रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है। इसका क्या मतलब है, नेट फ्लक्स जो हो जाएगा वो 0 होगा। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है? फ्लक्स 0 का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लेकिन जितनी अंदर आ रही है उतनी ही बाहर चली जाती है, तो जो रेट है वो बराबर है। ठीक है, तो हमारा जो फ्लक्स आ जाता है वो आ जाता है हमारा 0। तो होप करता हूं क्लियर होगा। कभी भी कोई भी फिगर हो, अगर उसमें चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं दूर से आ रही है, तो जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा, कैसी भी फिगर हो। ठीक है, ध्यान रखना उसका फ्लक्स आंख बंद करते ही 0 करना है, जितना अंदर आएगा उतना बाहर निकल जाएगा। होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। फटाफट नोट करो और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, अब चलते हैं थोड़े से मेन मुद्दे पर। जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है, जल्दी से बताओ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर है? अभी तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीख रहे थे। ठीक है, हमने डिफाइन किया, हमने उसको निकालना सीखा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का सबसे सिंपल तरीका आपने देख लिया है, बस आपको एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है उस सरफेस के ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखना है, बस वो आपने देख लिया, कहानी खत्म, फ्लक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी और एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। जल्दी बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर या वेक्टर? जल्दी बोलो, स्केलर वेक्टर, स्केलर या वेक्टर? भैया देखो डॉट प्रोडक्ट है, कभी भी डॉट प्रोडक्ट से कोई चीज निकलती है वो स्केलर होती है। तो स्केलर माने, स्केलर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। यूनिट देख लो जल्दी से, क्या होती है यूनिट? देखो यार, देखो कभी भी यूनिट याद ना रहे तो फॉर्मूले में जाओ, E.ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मैंने सिखाया था कोई भी नई चीज पढ़ेंगे डायमेंशन ही लिखना बहुत जरूरी है। भैया डायमेंशन पूछ लेगा पेपर में, फ्लक्स का डायमेंशन लिखो, और पूछ भी लेते हैं, और आप तो एमसीक्यू आते ही हैं क्वेश्चन। तो न्यूटन है, न्यूटन का क्या होता है? mlt-2। चलो कूलम, चार्ज का जो डायमेंशन हम क्या लिखते हैं? देखो चार्ज का करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है? करंट। तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इंटू टाइम। तो करंट होता है एम्पियर, टाइम का होता है टी। तो यानी कुल मिलाकर कूलम का जो हमारे पास वो होता है AT, और यहां हो गया L²। तो डायमेंशन क्या बना? ML3 T-3 A-1। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया भैया। एक एक नंबर में पूछ सकता है, यूनिट भी पूछ सकता है, डायमेंशन भी पूछ सकता है। हमें बारीक से बारीक चीज करनी है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी, इवन डायमेंशन भी करना है। तो डायमेंशन देख लो, निकालना ऐसे तरीका होता है। यूनिट याद है तो भाई डायमेंशन भी निकल ही जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, और आंसर इसका 0 भी आ सकता है। इसलिए मैंने पहले वो क्वेश्चन कराया और बाद में बताया कि स्केलर है, ताकि मैं दिखा सकूं कि वो 0 भी आ सकता है। तो हमने फ्लक्स निकाल दिया, 0 है। तो अब एक आधा और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। तो आपने बेसिक कंसेप्ट देख लिया होगा, फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है। फ्लक्स निकालने का तरीका सबसे सिंपल है, फिर से बता रहा हूँ। एरिया वेक्टर देखो किस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस डायरेक्शन में है, दोनों का एंगल चेक कर लो। ठीक है, अगर एंगल 0 आ रहा है दोनों का तो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, 180 आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, और अगर 90 डिग्री एंगल बन गया तो फ्लक्स है ही नहीं। ठीक है, तो होप करता हूँ क्लियर हो गया। फटाफट नोट करो, चलते हैं आगे। यार फ्लक्स से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा और बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि यार हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं। फटाफट एक क्यूब बनाते हैं और फटाफट इससे फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अगर आप समझ गए होगे टॉपिक, जैसे हमने सिलेंडर में किया था, इसमें भी फ्लक्स क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि जितना अंदर लाइन जाएंगी उतना ही बाहर निकल जाएंगी, हमारी जो कहानी है वो खत्म हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं फ्लक्स 0 आएगा या नहीं आएगा। आना तो 0 चाहिए। अब हम मैथमेटिकली देखें भी तो कि यार हमारा हम जो बोल रहे हैं, हमारे जो फैक्ट है वो मैथ्स को कर तो रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब देखो हमारे पास 6 फेस है, सब तो बना लो। N1 अभी बनाया था स्टार्टिंग में, N1, इसका N2, इसका N3 और इसका N4, नीचे N5, और ये जो पीछे वाला है इसका पीछे N6। ठीक है,
तो यार अपने मन में ना यार इमेजिनेशन बहुत बड़ी चीज है। अपने मन में जिस कमरे में आप बैठे हो उसको इमेजिन कर लो, ठीक है, और सोचो यहां से इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। देखो इसको फिगर को देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे 6 फेसेस है, 6 फेसेस है। मैंने आपको बताया था फ्लक्स उसी को कंट्रीब्यूट करेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो सरफेस एरिया होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन सा सरफेस परपेंडिकुलर है, एक ये वाला मेरे भाई, ये रहा, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, ये सरफेस, यही 2 सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। बाकी सारे सरफेस की वजह से फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और इस वाले का जो ऊपर छत है, छत का एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और अगर मैं इसमें फ्लक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, ई का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, cos 90 0 हो गया। तो सब पे लगाते हैं, तो फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, 3, 4, 5, 6। बेसिक्स आने बहुत जरूरी है, बार बार हम ये बार बार नहीं लिखेंगे। तो 1 इसे ही मान लेते हैं, ये वाला जो सरफेस 1 ऊपर हमने छत को माना है तो 1 लेते हैं। तो देखो लिखेंगे ई का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, एस तो सब में लूंगा क्योंकि ये स्क्वायर है सारे, तो ई का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड। अब ई और एन में एंगल कितना है बोलो जल्दी, cos 90। बहुत बढ़िया, चलो फाई 2 किसको माना है मैंने, इसको माना है। तो अगर आप देखोगे ई भी इधर है और एन भी इधर है, cos 0 हो गया। ई का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, cos 0। बहुत बढ़िया। थर्ड के लिए लिखेंगे, थर्ड का है ये, ई इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, कितना एंगल है 180। ई का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, cos 180 प्लस फोर्थ के लिए अगर आप देखो फोर्थ, ये जिस जमीन पे आप खड़े हो उसका एरिया वेक्टर बाहर नीचे की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर नीचे, फिर से एंगल कितना बन गया 90। यार बहुत ही बढ़िया सर, ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 5 के लिए देखो, अब ये 5 का है, 1 2, ये हो गया 1 2, अच्छा 3, तीसरा ये रहा, चौथा। हाँ 5 को हमने, हाँ ये 5, ये 4 मैंने नीचे बना लिया, कोई बात नहीं, ये 4 मैंने नीचे बना लिया, 5 को यहां ले लो बाहर। अब देखो 5 वाला ये सरफेस मान लो, इस पे भी बाहर आ रहा है, देखो ये जो सरफेस है इससे ऐसे बाहर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इधर है, अगेन 90। और 6 कहां है हमारा, 6 ये जो पीछे है, जो ये आगे वाला फेस था और ये पीछे वाला फेस है, इस पे भी वो बाहर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, अगेन 90 डिग्री। यार आंख बंद करके इमेजिन करोगे सारे एरिया वेक्टर समझ में आ जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। नहीं समझ आए यार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, cos 90, ठीक है। तो देखो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि cos 90 0 होता है और cos 90 0 होता है। अब देखो cos 0 1 होता है तो ES आ जाएगा, और cos 180 -1 होता है तो -ES आ जाएगा। तो भैया मैथमेटिकली भी हमारा जो फ्लक्स है वो 0 आ चुका है, ठीक है। तो यानी आपने एक कंसेप्ट तो सीख लिया सर जी, बड़ा ही सिंपल है। अगर चार्ज यहाँ पर कहीं नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और फिगर क्लोज्ड है, भैया फिगर क्लोज्ड है, तो जितनी फील्ड लाइन अंदर आएंगी उतनी फील्ड लाइन बाहर जाएंगी। एक बार फिर से बोलो, जितनी फील्ड लाइन अंदर आएंगी उतनी फील्ड लाइन बाहर जाएंगी, फ्लक्स हो जाएगा 0। बड़ा ही सिंपल है सर ये तो, बस। और आपने देखा मैं बस एक चीज चेक कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर बनाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्शन देखता हूँ, बस एंगल देखता हूँ, बस मेरा फ्लक्स लग गया, हो गया काम खत्म। तो इससे आसान होगा क्या, कुछ नहीं होगा, पक्का 100% नहीं होगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो पहले। अगर मैं ये सब ना कराऊं और सीधा बड़े क्वेश्चन कराऊं तुमसे नहीं होगा, कहोगे कैसे एंगल लिख रहे हो। लेकिन अगर हम बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ले पहले ही तो हमारा मामला और आसान हो सकता है, ठीक है। तो चलो यार मेरे दोस्त आगे चलते हैं और समझते हैं चीजों को। तो तुमने एक चीज सीख ली है भी कि जितना फ्लक्स अंदर जाएगा, लाइंस अंदर जाएंगी, उतनी ही बाहर निकल रही है, तो नेट फ्लक्स 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसी से एक रिलेटेड सवाल आ गया AIEEE 2003 में, अभी करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। लिख लो भाई AIEEE 2003। हाँ चलो भाई AIEEE 2003 कैसे लिंक किया उस क्वेश्चन को अभी बताता हूं। कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे ढंग से, ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है हमें ढंग से। चलो यार क्या कह रहा था मैं भूल गया। हाँ जो सवाल है देखो, अब मैं बनाता हूं, ये एक सरफेस है, ठीक है, अंदर गई 5000 लाइंस और बाहर निकली 10,000 लाइंस, ठीक है। अब जितनी अंदर जा रही थी उतनी बाहर जा रही थी, तो आप माइनस कर देते थे। मेरा सवाल ये यार, किसको किससे माइनस कर रहे थे ये तो बता दो। मान लो अगर अंदर 10,000 लाइन जा रही हैं और बाहर भी 10,000 जा रही है, कहेंगे सर सिंपल, फाई हो जाएगा φ1 माइनस φ2, 10,000 में से 10,000 गया 0। आपने देखा भी नहीं कि अंदर वाले को प्लस लिया या बाहर वाले को प्लस लिया, दोनों बराबर हैं, कट नहीं है, ले लो।
अब प्रॉब्लम हो गई, अगर मैं बोलूं अंदर 5000 जा रही है और बाहर 10,000 निकल रही है, 10,000 अंदर जा रही है और बाहर 5,000 निकल रही है। अब आंसर क्या लिखोगे? 10,000 माइनस 5,000 या 5,000 माइनस 10,000? तो फ्लक्स या तो आपका 5,000 आएगा और या तो माइनस 5,000। और आपको पता है ये स्केलर है, माइनस फर्क डालेगा आंसर पर। इसी से रिलेटेड भाई सवाल आ गया IEEE 2003 में। तो यानी प्रॉब्लम है सर जी, प्रॉब्लम है। अंदर जाना और बाहर आना, कोई ना कोई एक तो प्लस होता है और एक तो माइनस होता है। हाँ ये बात सच है। फ्लक्स इनसाइड और आउटसाइड में एक साइन का फर्क होता है। अब हमें ये नहीं पता कि अंदर जाने वाला प्लस होता है या बाहर आने वाला प्लस होता है। इस चीज को भी प्रूव कर लेते हैं। मैं सीधा फैक्ट नहीं लिखवा रहा, इस चीज को भी देख लो एक बार। मान लो ये क्लोज सरफेस है और आपका यहां पर एक चार्ज क्यू बैठा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी भाई साहब? प्लस क्यू चार्ज पिछली वीडियो में बनवाई थी। जब प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है पास आती है? जल्दी बोलो यार, अवे जाती है पास आती है? अवे जाती है। यानी इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इसे तो फ्लक्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है किसी चार्ज से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब सरफेस से निकलती हैं उसे तो फ्लक्स कहते हैं। तो अब इसका एरिया वेक्टर कहां बनाता हूं? ये जो सरफेस है ये हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर यही होगा कहीं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं। तो यानी कि ये एंगल हो गया हमारा थीटा। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, ये एंगल एक्यूट है? एंगल इज एक्यूट। और आप बचपन से 10वीं कक्षा से ट्रिगो पढ़ रहे हो, cos 0 1 होता है, ठीक है ना। cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ। तो जो एक्यूट एंगल की वैल्यू है सारी पॉजिटिव है। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा E का मैग्नीट्यूड S का मैग्नीट्यूड cos थीटा, क्या ये पॉजिटिव होगा? क्या ये पॉजिटिव होगा? देखो cos थीटा भी पॉजिटिव है, E और S तो है ही पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये लाइंस कहां जा रही हैं? बाहर जा रही हैं, यानी आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है। हाँ सर अब बात समझ में आ रही है। आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है, किसी को भी नहीं ले लेते मुंह उठाया कि प्लस किसको भी ले लिया माइनस किसको भी ले लिया, भैया ऐसा नहीं होता। आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव। अब तो यानी ऑफकोर्स सी बात है इनवर्ड नेगेटिव होता होगा। तो वहां से देख लो आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव है, तो यानी ये हो गया प्लस 5,000। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा प्लस 5,000। और इनवर्ड फ्लक्स क्या होता है? नेगेटिव, माइनस का 10,000। तो आंसर क्या आएगा? माइनस 5,000। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारे पास? माइनस का 5,000। होप करता हूं समझ में आया होगा। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। IEEE 2003 का क्वेश्चन तो अभी हुआ ही नहीं, ठीक है, वो अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद जब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और बिल्डअप हो जाएगा। बट इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना, गेम खेलना भी बाकी है। तो समझ में आ गया? आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव। तो फटाफट नोट कर लो, बहुत बड़े कंसेप्ट हमने सीख लिया है। चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। अब अगला जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है गॉस थ्योरम। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में आती है, हमेशा एग्जाम में आती है। देख लो गॉस थ्योरम क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। व्हाट इज गॉस थ्योरम? तो लिख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is defined as equal to, electric flux through a closed surface is defined as equal to 1 by epsilon naught times, is defined as equal to 1 by epsilon naught times of 1 by epsilon naught times the net charge, 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface, the net charge enclosed by the closed surface। गॉस थ्योरम कहती है, भाई ये ब्लेसिंग थी हमारे लिए, इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत छोटी हो गई थी। ये एक फॉर्मूले की तरह मत देखना, फॉर्मूला ही है बट बहुत काम आसान किया था हमारा गॉस जी ने। तो जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी हम E.ds लिख रहे थे, इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ठीक है ना, इज डिफाइंड एज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द चार्ज। और जो चार्ज होता है ये नेट होता है, नेट चार्ज enclosed by the closed surface। यानी कि मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है और उसके अंदर हमारे पास चार्ज रखा है Q। तो ऑफकोर्स सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे छोड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी छोड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उसी तो फ्लक्स कहते हैं अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो फ्लक्स होता है
वो गॉस जी ने बताया वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो है डेफिनेशन। नेट चार्ज कितना बड़ा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें खास बात क्या है सर, इस फॉर्मूले में खास बात यह है, देखो अगर मैं इस स्फीयर को छोटा कर दूं तो भी आंसर यही रहेगा, ठीक है। इसको मैं स्क्वायर ले लूं तो भी आंसर यही रहेगा। मैं इसको पोटैटो का थैला ले लूं तो भी आंसर यही रहेगा। मैं इसको हल्दीराम के चिप्स के पैकेट में डाल दूं तब भी आंसर यही रहेगा। कहना क्या चाह रहे हो सर, कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो डायमेंशन है और जो शेप है इस पे डिपेंड नहीं करता, ये खास बात है। आप किसी भी शेप की चीज लोगे लेकिन क्लोज होनी चाहिए। किसी भी शेप की आप ये सरफेस ले लो, किसी भी शेप का, किसी भी, और क्या उसका डायमेंशन है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर में देखो हमारे फ्लक्स में सिर्फ चार्ज आ रहा है, सिर्फ चार्ज। एप्सिलॉन नॉट भी है, मतलब बेसिकली वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे नेट चार्ज पर, ठीक है। तो ये खास बात थी इस फॉर्मूले की। मतलब पेपर में आ सकता है आपके ऐसा दे देगा, ये आ गया क्यू चार्ज, ये आ गया क्यू चार्ज, और ये क्यूब में आ गया क्यू चार्ज, और क्या लूं, ये आ गया क्यू चार्ज, ठीक है। और लिख देगा क्या सबका फ्लक्स सेम होगा, आंसर है यस, सबका फ्लक्स सेम होगा। वैल्यू क्या होगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे होगी, क्यू होगी ड्यू टू गॉस थ्योरम। तो यानी आपने दो तीन चीजें सीख ली कि पहली बात यह है कि शेप कोई भी हो जाए आंसर सेम रहेगा, सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा। चार्ज देख लो कौन सा, ये 9 माइनस नहीं है क्यू, तो चार्ज पे डिपेंड करेगा कि हमारा क्या है, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मान लो दूसरा, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरा ये है कि डायमेंशन पे भी डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इसको आर रेडियस में रखा है चार्ज को, तो आंसर कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसकी रेडियस डबल कर दूं, 2r कर दूं मेरे दोस्त, तो भी आंसर क्या रहेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। रेडियस को आधा भी कर दूं तो भी आंसर क्या रहेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। भैया ये तो बहुत अच्छी बात है ना, काम आसान करने वाली चीज। तीसरी बात अब सुन लो, चार्ज की पोजीशन का भी इंडिपेंडेंट है। भैया बहुत बढ़िया, जरूरी नहीं है कि चार्ज बीच पे रखा हो, चार्ज यहां रखा है तो भी आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, और चार्ज को अगर इधर रख दें तो भी आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। भैया हमें उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो भैया इस सरफेस में बहुत खास बात है ना चार्ज ना शेप पे डिपेंड कर रहा है ना उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो सरफेस है गॉस ने दिया था तो इसका नाम हमने रख दिया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, तो अगर मैं गॉसियन सरफेस बोलूं तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी एक तरीके का सरफेस ही है जो हम पहले आलू का पैकेट या फिर हम अपना थैला, ठीक है, हल्दीराम के चिप्स का पैकेट, वट एवर इट इज, हम जो मान रहे थे वो गॉसियन सरफेस हम मान रहे थे, तो हमारा सरफेस है, ठीक है। तो जो क्लोज सरफेस है उसे मैं गॉसियन सरफेस भी बोलूंगा। और अगर जहां पर गॉसियन सरफेस नहीं होगा तो वहां पर मैं बना के क्वेश्चन करूंगा गॉसियन सरफेस को, क्योंकि आप देख रहे हो गॉसियन सरफेस हमारा कितने ज्यादा काम आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके के क्वेश्चन देख लिए। सीबीएसई में एमसीक्यू के फॉर्म में 100% आ सकता है, 4 फिगर बना देगा, कहेगा किसमें ज्यादा किसमें कम। भैया किसी में नहीं, सब में सेम, क्योंकि शेप पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, डायमेंशन को डबल करेगा, ट्रिपल करेगा, आधा करेगा, तब भी आंसर सेम रहेगा। तीसरे केस में चार्ज की पोजीशन चेंज कर देगा, तब भी आंसर हमारा सेम रहेगा। तो यानी ये 3 खास बातें हमने पढ़ ली हैं गॉसियन सरफेस की। तो आपने देख लिया गॉस थ्योरम क्या होती है, द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। नेट चार्ज है, ठीक है। तो होप करता हूं, तो यानी ये एक पूरा फॉर्मूला बन गया। फाई का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, ये पढ़ा था। अब एक चीज और ऐड हो गई, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कभी कभी हम इसका फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, कभी कभी हम इन दोनों का यूज कर लेंगे, तो डिपेंड करता है कंडीशंस पर, लेकिन तीनों ही एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो कितना मजेदार टॉपिक है यार, मजा आ रहा होगा, तो इसको नोट कर लो। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं, फिर नोट करना है और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। डाइपोल, अगर मैं इस सरफेस के अंदर डाइपोल रख दूं तो नेट फ्लक्स कितना होगा, आंसर होगा फाई इक्वल टू, सोच लो 1 2 3 4 और 5, आंसर इज 0। क्यों 0 होगा सर, भाई देखो अगर मैं डाइपोल रखता हूं तो डाइपोल क्या होता है, 1 प्लस, इसको भूल जाओ, 1 प्लस और 1 माइनस, तो नेट चार्ज कितना आया 0, तो फाई भी कितना आ जाएगा 0, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पे मैंने रख दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू और प्लस 2 क्यू, तो आंसर कितना आएगा, तो देखो नेट कितना आएगा, 2 और 2 4 में से बन गया, ओ सॉरी 2 और 1 3 में से बन गया 2, तो आंसर आ जाएगा 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो डाइपोल का भी सवाल आ सकता है भैया कंफ्यूज करने के लिए। डाइपोल रख दिया हमने एक
क्लोज सरफेस में फ्लक्स बताओ, आंसर 0, क्योंकि नेट चार्ज तो है ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे दे दिया, तो आपको नेट चार्ज देखना है, बस क्या देखना है, नेट चार्ज देखना है। तो अगर फ्लक्स 0 आ रहा है तो उसका मतलब कोई चार्ज नहीं है अंदर। सोचो, अगर फ्लक्स 0 आ रहा है इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है अंदर। नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हमारा फ्लक्स 0 आ रहा है, नेसेसरी नहीं है कि हमारा चार्ज 0, क्योंकि जैसा आपने देखा डाइपोल के केस में हमारा फ्लक्स 0 आ रहा है, लेकिन अंदर तो दो चार्ज है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका भी एमसीक्यू बन सकता है कि फ्लक्स 0 क्या इंप्लाई करता है, कि जरूरी है वहां पर चार्ज ना हो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी, और चार्ज हो भी सकता है। देखो एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल डाइपोल का नहीं, किसी और का भी देख सकते हो, नेट चार्ज 0 है, ठीक है, लेकिन अंदर चार्ज तो है ना। ठीक है, तो होप करता हूं ये छोटी छोटी बातें आप जाओगे, खुद भी पढ़ोगे, मैंने जितनी हो सकती थी बताने की कोशिश किया है, आप अपनी बुक से पढ़ोगे तो और आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको यहाँ पढ़ना है, मैं मानता हूँ आपको मोस्टली चीजें मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उसके बावजूद आपको खुद बुक्स पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो होप करता हूँ ये समझ में आया होगा। अभी जो शुरुआत हुई है यार, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, अब मजा आएगा, असली खेल अब शुरू है। नोट करना, ये बेसिक क्वेश्चन तो समझ आ गए होंगे। गॉस लॉ, मान लो एक सरफेस ले लिया, इसमें -3q + 2q चार्ज पड़ा है, फ्लक्स बताओ, तो नेट चार्ज कितना है, -3q + 2q -q, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, -q/ε। बच्चे वाले सवाल हो जाएंगे, -2q चार्ज पड़ा है +2q चार्ज पड़ा है, नेट चार्ज कितना है 0, तो फ्लक्स कितना हो गया 0। फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या, चार्ज 0 अंदर, जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट, एमसीक्यू में आ सकता है, कर लेना। चलो अब आती है क्यूब प्रॉब्लम्स। भैया देखो, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 1 नंबर में भी आता है और एक 5 नंबर में भी आता है। ध्यान से देख लो, क्यूब प्रॉब्लम्स करेंगे फटाफट, 5 से 10 मिनट में निपटाते हैं इसको। ठीक है, तो यार ये देखो, इसमें ना कुछ पार्ट ना सॉलिड स्टेट आपका जो चैप्टर है उससे रिलेट करता है। कैसे, देखो मान लो बड़ा एक सिंपल सवाल है, आपके पास एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा है, फ्लक्स कितना होगा, सिंपल q/ε0 है ना, क्योंकि क्यूब एक क्लोज फिगर है, उसके सेंटर पे रखा है q/ε0। ठीक है, ये हो जाएगा सवाल। चलो सेंटर पे आ गया q/ε0। सेकंड लाइन से करते जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड d है, मैंने इसको d/2 डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज रख दिया, मतलब ये ऐसे है, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड d है, स्क्वायर ही मान लो इसे, और यहां पर मैंने चार्ज रख दिया d/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, d/2 डिस्टेंस पे, तो हमसे पूछता है फ्लक्स, क्या निकालना है हमें, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर। देखो ध्यान से समझो, कभी अब देखो ये क्लोज फिगर नहीं है, ठीक है, क्लोज फिगर ये बिल्कुल भी नहीं है, तो कभी भी ऐसा ओपन में क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक क्लोज फिगर क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बात बताओ, इसकी जो क्लोज फिगर जब आप बनाओगे ना, तो आपको रैंडमली कोई भी फिगर नहीं लेनी है, आपको सिमेट्रिक फिगर लेनी है। सिमेट्रिक, जैसे स्क्वायर है तो ऐसे ही स्क्वायर लगा के आपको एक क्लोज फिगर बनानी है, यहां पे आपको सिमेट्री का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, तो अगर मुझे इसको क्लोज बनाना है, तो अगर आप ध्यान से देखो, ये एक स्क्वायर है यहां पर, तो अगर मैं यहां एक स्क्वायर लगा दूं, यहां एक स्क्वायर लगा दूं, यहां एक स्क्वायर लगा दूं, और यहां एक स्क्वायर लगा दूं, और यहां एक स्क्वायर लगा दूं, तो क्या ये क्यूब बन जाएगा। और अगर आप इसको फिर हाइपोथेटिकली देखोगे तो ये एक क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है, और वो जो चार्ज है उस क्यूब के सेंटर पे पड़ा है, क्योंकि d/2 नीचे से है और d/2 ऊपर मिला दे तो पूरी साइड d हो जाएगी। एक बार फिर से, ये d/2 है, डिस्टेंस ऊपर रखा हुआ है, तो अगर मैं इसको चारों तरफ स्क्वायर लगा के जोड़ दूं तो एक क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, और ऐसा लगेगा हाइपोथेटिकली कि ये जो चार्ज है एक क्यूब के सेंटर पे पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, अगर इसी क्वेश्चन में फ्लक्स थ्रू क्यूब पूछेगा तो वो तो सिंपल है q/ε0, लेकिन हमारा सवाल क्यूब नहीं स्क्वायर से पूछ रहा है वो, तो लेट कर लो, लेट द फ्लक्स, हमने फाई ले लिया, क्या ले लिया, फाई। अब स्क्वायर में कितने क्यूब में हमारे कितने स्क्वायर होते हैं, 6 होते हैं ना, तो अगर एक स्क्वायर का फ्लक्स फाई है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स 6 साइड की वजह से तो 6 फाई होगा। ठीक है, अब 6 स्क्वायर का साइड फ्लक्स ऑफ 6 साइड्स इक्वल टू फ्लक्स ऑफ क्यूब होगा, क्योंकि 6 साइड से मिला के ही तो क्यूब बना है, तो जितना फ्लक्स 6 के 6 स्क्वायर से निकलेगा, क्या वो टोटल फ्लक्स क्यूब के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो फ्लक्स ऑफ 6 साइड्स कितना है, 6 फाई, और फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना है, q/ε0, तो फाई कितना आ जाएगा हमारा, q/6/ε0। भैया
ये रिजल्ट भी याद कर लेना, 1 मार्क्स में आ सकता है। और ये वाला जो d/2 वाला क्वेश्चन है ना, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे साइड एल कर देता है, डी कर देता है, कुछ भी है। तो एक बार फिर से समझ लो, हमने इसको क्लोज फिगर बनाने के लिए इसको क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, एक हाइपोथेटिकल क्यूब, और उस क्यूब के सेंटर पे चार्ज पड़ा है। तो आप जानते हो क्यूब के सेंटर पे चार्ज पड़ा है तो फ्लक्स क्यूब है, एप्सिलॉन नॉट होगा। तो हमें स्क्वायर का निकालना है, तो स्क्वायर का 5 हो गया। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर है ना हाइपोथेटिकली, तो 6 5 हो गया। अब वो 6 5 किसके बराबर होगा? क्यूब के। तो आंसर आ गया 5/q/6 एप्सिलॉन नॉट। होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम इसमें ना पैटर्न फॉलो करेंगे, तो आप किसी भी का भी आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। मान लो, चलते जाओ, ये हमने ले लिया एक सिलेंडर, सिलेंडर के सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है, बताओ कितना होगा? अगेन q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसी सिलेंडर के लिए मैंने यहां पे रख दिया इसमें, ठीक है। तो कितना होगा? अब देखो ये क्लोज फिगर में फिर से नहीं है, तो अब क्लोज फिगर बनाने के लिए मैं एक और सिलेंडर लगा दूं इसके ऊपर, ठीक है। अब फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना होगा? q/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 सिलेंडर आ गए, ठीक है। पैटर्न अभी फॉलो करेंगे, देखना। ये मैंने एक हेमिस्फीयर लिया और इसके यहां पर फिर से एक चार्ज रख दिया, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर कितना होगा? अगेन q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगा? क्योंकि अगर मुझे इसको क्लोज फिगर बनानी है तो एक बार एक और फिर से मुझे इसमें हेमिस्फीयर रखना पड़ेगा, तब ये क्लोज होगा, ठीक है। अगर इसी में वो फ्लक्स थ्रू स्फीयर पूछता तो आपको पता है स्फीयर एक क्लोज फिगर है, q/एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एक है ना पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस पैटर्न को फॉलो करो। इसको क्लोज बनाने के लिए कितने स्क्वायर लगाए थे मैंने? 6। तो फ्लक्स थ्रू स्क्वायर कितना आ गया? q/एप्सिलॉन नॉट 6 के साथ आ गया। इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने कितने सिलेंडर लगाए थे? 2 लगाए थे। सिमेट्रिक के लिए लगेगा, ये ध्यान रखना, q/2 एप्सिलॉन नॉट। इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने कितने हेमिस्फीयर लगाए थे? 2 हेमिस्फीयर लगाए थे। तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर कितना है? q/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर फ्लक्स थ्रू स्फीयर पूछेगा, स्फीयर का, तो यहाँ पे q/एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि स्फीयर एक क्लोज फिगर है। हेमिस्फीयर कितने लगाए मैंने? 2 लगाए, तो नीचे 2 से डिवाइड हो गया। मैंने यहाँ पर सिलेंडर कितने लगाए? 2, तो 2 से डिवाइड हो गया। यहाँ मैंने स्क्वायर कितने लगाए? 6, तो 6 से डिवाइड हो गया। तो आपको एक पैटर्न मिल गया कि भाई हम जितनी सिमेट्रिक फिगर्स यूज करेंगे उतने से वो डिवाइड होता चला जाएगा। बहुत ही सिंपल है तो, ठीक है। तो भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी और भी है सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करता हूं, क्लियर हो गया होगा। चलो अगला, क्यूब से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्यूब के ये दिख रही है साइड, इसके सेंटर पे लग दिया यहां पे। अब इसका फ्लक्स कितना होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो साइड है इस पे चार्ज रखा है, अब हमें इसको क्लोज बनाना है। अब इस फिगर को क्लोज कैसे बनाएंगे? क्योंकि अभी ये चार्ज बाहर है, इस लाइन पे पड़ा है, तो अगर हम इसको क्लोज बनाना है तो इसके साथ एक और क्यूब रखना पड़ेगा, एक यहाँ पर, मतलब एक क्यूब ऐसे जोड़ना पड़ेगा, फिगर पे मत जाना, है ना। लेकिन अभी भी आप इसको ऊपर से तो देख सकते हो, तो जैसे 2 आपने क्यूब यहां रखे मेरे दोस्त, 2 क्यूब आप यहां पे भी लगा सकते हो ऐसे, मतलब क्यूब। तो जब मैं इसको क्यूब लगाऊंगा, अब ये हाइपोथेटिकली, मेरे दोस्त ध्यान से देखो, अब ये हाइपोथेटिकली कहां पर है? अब ये हाइपोथेटिकली कहां पर है? एक बड़ा क्यूब के सेंटर पे है। देखो ध्यान से, अपनी आंख बंद करो, सोचो, ये 4 क्यूब से एक क्यूब बन गया है और ये उसके सेंटर पे पड़ा है, ठीक है। तो अब फ्लक्स कितना होगा? अब फ्लक्स कितना होगा? कितने स्क्वायर लगाए, कितने क्यूब लगाए मैंने? फ्लक्स थ्रू क्यूब पूछ रहा है, फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा? तो मैंने आपको सिखाया था, कितने क्यूब लगा रहा हूं मैं यहाँ पर? 4 लगा रहा हूं, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? q/4 एप्सिलॉन नॉट। अरे सर ठीक है, q/4 एप्सिलॉन नॉट। होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलो अब आते हैं चॉकलेट क्वेश्चन। चॉकलेट क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एंट्रेंस में आते हैं उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से क्यूब ले लिया, ये हॉट चॉकलेट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां वर्टेक्स पे रख दिया मेरे दोस्त, ठीक है, वर्टेक्स पे रख दिया। अब फ्लक्स थ्रू क्यूब पूछ रहा है। अब आप कहोगे सिंपल से क्यूब पता कर लो कितनों से ये क्लोज होगा। जैसे इसमें 4 से क्लोज हुआ, इसमें 2 से क्लोज हुआ, इसमें भी 2 से क्लोज हुआ, ऐसे ही पता कर लो कि ये कितने क्यूब से क्लोज होगा, उतने से इसमें डिवाइड कर देना, कहानी खत्म। चलो सर, अब देखो एक क्यूब यहां लगाऊंगा साथ में, है ना। अब देखो ये ढका नहीं है, एक क्यूब इसके पीछे भी लगाना पड़ेगा और एक क्यूब इसके पीछे भी लगाना पड़ेगा। तो 4 तो आ गए नीचे, लेकिन अगेन भैया आप उसको ऊपर से भी देख सकते हो। भैया देखो ऐसे हो गया, ये आपने 4 स्क्वायर तो लगा लिए, लेकिन उसके ऊपर से भी चार्ज दिख रहा है अभी भी।
तो जैसे चार चार है, जैसे यहाँ पे दो ऊपर दो लगाए, ऐसी चार ऊपर है तो चार नीचे है तो चार ऊपर भी लगाने पड़ेंगे। तो ये आपने सॉलिड स्टेट में भी किया। तो कितने क्यूब से ढका यार मैंने लगाए 8 क्यूब। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, है ना। कॉन्सेप्ट को पकड़ो यार, थ्योरी तो कोई बुक में भी है, इंटरनेट में भी लिखी है। ठीक है, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी में एक और हॉट चॉकलेट बन जाता है, फ्लक्स थ्रू साइड। अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ा दिया, फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ क्यूब कितना होगा। सोचो, मैंने आपको सिखाया था। अब इसी क्यूब को देखो, अब जो इससे जो लाइंस निकलेंगी, ये एक फर्स्ट है, ये सेकंड जो साइड में है, और ये जो रूफ है थर्ड। इनसे फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि एक जो हमारे पास 6 साइड है, एक 3 साइड अलग कर दो और एक ये 3 साइड अलग कर दो। इन 3 साइड से फ्लक्स आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं चार्ज रख दूं तो इस दीवार में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो एंगल कितना हो गया? 90। मैंने आपको सिखाया था अभी स्टार्टिंग में कि जिस प्लेन में या प्लेन के साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाए तो वहां पर फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो जो चार्ज जिन दीवारों से जुड़ा हुआ है, एक ये इस दीवार से जुड़ा हुआ है, एक ये इस दीवार से जुड़ा हुआ है, और एक ये ऊपर रूफ से जुड़ा हुआ है, तो जिन 3 दीवारों से जुड़ा हुआ है वहां से फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो फ्लक्स कहां से कंट्रीब्यूट करेगा? यहां से, और ये जो सामने है यहां से, और एक ये नीचे से। तो कितनी साइड है? 3 साइड है। तो अगेन जो आपका ये आंसर आया है, तो फ्लक्स थ्रू साइड कितना होगा? फिर नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा। भाई साहब, ये है क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, ये थी हमारी क्यूब प्रॉब्लम। एक छोटी सी क्यूब प्रॉब्लम रह गई है, वही अभी जो भी बताया। चार्ज d/2 पे था तो हमने निकाल लिया। अगर ये चार्ज d/2 पे ना होके इसी सरफेस पे आ जाए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? ऐसी, इसी प्लेन में होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी प्लेन में होंगी, है ना। और एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर। तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो थीटा कितना है? 90। फ्लक्स कितना हो गया? 0। पेपर में पूछ सकता है। तो यार ये कुछ क्वेश्चन थे, ये जो सीबीएसई में आते हैं, ठीक है ना। अभी सीबीएसई का 5 नंबर का सवाल बाकी है, तो फटाफट नोट करो यार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। बाकी 2 क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क करना, बस उससे बाहर कुछ नहीं आता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, हमारे ओरिजिन पे रखा, नहीं ओरिजिन ये नहीं है, ओरिजिन यहाँ है। ठीक है, तो ये जो साइड है हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए दे रखा है, और क्यूब का जो डिस्टेंस है साइड है वो भी ए ही है, मतलब ये भी ए सारा डिस्टेंस ए है। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमें CX I कैप, कितना दे रखा है? CX। तो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स के साथ चेंज हो रही है, मतलब एक्स पे आगे जाता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। आई कैप का मतलब है एक्स पे जा रहा है। ठीक है, और हमसे यहाँ पर पूछा है फ्लक्स। फर्स्ट पार्ट में पूछा है हमसे नेट फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो फ्लक्स कितना होगा इस क्यूब से। ठीक है, अब आप कहोगे सर 0। देखो, 0 वाला तब था जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो चेंज नहीं हो रही थी डिस्टेंस के साथ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो यहाँ पर जो मामला है वो थोड़ा अलग होगा। ठीक है, हाँ, बाकी जो 4 फेसेस हैं उससे तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास 6 फेस हैं। क्या 6 के 6 कंट्रीब्यूट करेंगे फ्लक्स को? नहीं, 6 के 6 फ्लक्स नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में जा रही है तो जो YZ प्लेन के अंदर, YZ प्लेन में जो हमारे फेसेस हैं वही कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब जो परपेंडिकुलर है। यानी कि एक ये जो मैंने क्यूब में करवाया था वहां से आप समझ सकते हो, और एक ये कंट्रीब्यूट करेगा। बाकियों का कंट्रीब्यूट नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, इसका एरिया वेक्टर अंदर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 0, इसका एरिया वेक्टर बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है 90 फिर से 0। ठीक है, तो ये चीज अभी मैंने जब क्यूब करवाया था स्टार्टिंग की वीडियो में, स्टार्टिंग में, तो उसमें मैंने आपको समझा दिया था सारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर होंगे एरिया, उन्हीं को ही वही कंट्रीब्यूट करेंगे, जो बाकी है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि सब में एंगल थीटा 90 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो यानी कौन से दो कंट्रीब्यूट करेंगे? एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? N1 कैप, और इसका N2 कैप। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें, इस वाले एरिया का, तो फ्लक्स 1 लिखते हैं, φ1। तो φ1 बोलो, E का मैग्नीट्यूड
एस का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। कॉस कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उधर, ये कॉस 180। तो देखो ई का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है सी एक्स, और एस जो है मतलब एरिया, एरिया कितना होगा ए इंटू ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर, ठीक है, और कॉस 180 होगा -1। अब ध्यान से देखो, हम इस सरफेस पे निकाल रहे हैं ना फ्लक्स, तो इस सरफेस पे एक्स की वैल्यू कितनी है ए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए, तो φ1 हो जाएगा हमारे पास माइनस सी ए क्यू, क्योंकि -1 है, ठीक है। सिमिलरली φ2 कितना होगा, फिर से वही लगाएंगे, ई का मैग्नीट्यूड एस का मैग्नीट्यूड कॉस, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का है इधर cos 0 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी एक्स ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पर फ्लक्स यहाँ निकाल रहे हैं इस फेस पे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2a, तो x की जगह क्या डल जाएगा 2a, तो आगे 2c/a³, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हो, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स होता है हमारा φ1 प्लस φ2, तो φ1 कितना है -ca³ प्लस 2c/a³, तो हो जाएगा 2c/a³, ठीक है, सॉरी ac³। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया, φ' इक्वल टू ca³। कितना ही सिंपल सवाल है यार, ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। मैं अभी बार बार बोल रहा हूं, मैंने यही दो फेस क्यों लिए हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट एंगल पे है, बाकी क्यों नहीं लिए। अभी स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो मैंने क्यूब का फ्लक्स निकाला था, ठीक है ना, उसमें मैंने 0 लेके दिखाया था आपको, तो इसलिए मैं बार बार नहीं ले रहा, मैंने कहा था वहां से समझ लो जाके। तो ये हो गया ca³, ये फ्लक्स आ गया। अब उसने पूछा दूसरे में चार्ज इंक्लूज। अब देखो अगर यहां से फ्लक्स निकल रहा है कुछ ना कुछ, तो चार्ज इंक्लूज होगा इसके अंदर कुछ ना कुछ, तो चार्ज निकालना है। तो चार्ज के लिए हम यूज करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है भाई, φ = q/ε0 होता है ना, तो ये q क्या होता है, चार्ज इंक्लोज होता है। तो फ्लक्स हमने निकाल लिया ca³ और q/ε0, तो हमारे पास चार्ज कितना आ रहा है ca³/ε0। बहुत बढ़िया यार, देखो कितना सिंपल सवाल है, इससे सिंपल सवाल मिलेगा। और देखो ये जो पैटर्न है, देखो अब बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख लिया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लो यार इसको, और मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों आपको होमवर्क करने हैं, आंसर जरूर सबको कमेंट करना है, अगर जिससे नहीं होता यार फेसबुक पे आना, बता दूंगा। चलो 2 क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट, तो पोस्ट करके मैं चलते हैं आगे। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है। तो जो पहला जो सवाल है, ये सेम क्वेश्चन ले लेना, सेम, बस इस बार इसको हमने ओरिजिन पे बना दिया, इस बार ओरिजिन इसको मान लेना। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन हमारा सेम है, साइड ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, आपको सारा सेम करना है, बस फर्क इतना है कि ये इस बार ओरिजिन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका एरिया दे रखा है ये सर्कुलर वाले का 25, ये जो सर्कुलर एरिया है 25 है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको 50x i कैप। आपको वही सेम क्वेश्चन निकालना है, नेट फ्लक्स कितना होगा और इसमें चार्ज इंक्लोज कितना होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको 1 मीटर दे रखा है। तो इस बार आपका आंसर पूरा न्यूमेरिकल आएगा, मतलब वैल्यू आएगी, हमारा वैल्यू नहीं आया था क्योंकि किसी चीज की वैल्यू दी नहीं थी। तो ये करना है, बिल्कुल सेम है, बस स्क्वायर की जगह इस बार क्यूब आ गया। और इस बार इसमें बताओ कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये सर्कल कंट्रीब्यूट करेगा, ये सर्कल कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ये जो कर्व्ड है कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 90 हो गया, cos 90 0, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से ही कंट्रीब्यूट होगा, सर्कल की वजह से। अब इस सवाल को हल कर लेना भैया, सीबीएसई के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, गारंटी दे रहा हूं। अगर ये वीडियो पूरी देख ली और समझ ली, 5 नंबर कहीं नहीं गए तुम्हारे, ठीक है। सीबीएसई का हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, सीबीएसई का जो वाला सीबीएसई वाला जो पार्ट है फ्लक्स से रिलेटेड, वो हमने कर लिया है। अब जो जेई एडवांस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जेई मेंस, एआईबीएमटी वगैरह जितने भी मेडिकल और एंट्रेंस एग्जाम है, उसके जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे और उसमें हम सारे सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो यार ये अच्छे से कर लेना, सीबीएसई में 5 नंबर कहीं नहीं गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, स्टे होम स्टे सेफ।